जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। मत रहना अखियों के सहारे। हम अखियों के सहारे नहीं रहे, हम बाजुओं के सहारे रहे। इतनी मेहनत हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने की कि आज की सहर आ गई। ये सहर है 15 अगस्त की और बरस है 2021, यानी 74 बरस पूरे हो गए और 75वां बरस शुरू हो गया। ये यात्रा जो शुरू हुई, ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये तीर्थ यात्रा थी। एक तीर्थ पे पहुंचना था, यानी आज़ादी हमारे लिए एक तीर्थ से कम नहीं था। और आज की सहर, जब हम इतने खुशनुमा माहौल में रहते हैं, जब रोशनियां हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सर्द हवाएं हैं, फ़िज़ाएं हैं, घटाएं हैं, तो उसमें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो थे, जिन्होंने किया ये सब, हम उन्हें नमन करें। तो आज की ये सहर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस विशेष है। 75वां बरस शुरू हो रहा है और देश हर पल हर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। देशवासियों को कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि ये आज़ादी जो हमें हासिल हुई है, इसके पीछे खून के छींटे हैं। सत्याग्रह अपनी जगह, लेकिन वो हज़ारों लोग जो इसमें मारे गए, जिनका जिक्र भी कहीं नहीं आता, हमारा जो प्रणाम है सबसे पहले उनके लिए। आज़ादी में हुआ भी कुछ यूँ था कि जिन्होंने नाखून कटवाए थे वो ऊंचे ओहदों पर बैठ गए, और जिन्होंने सर कटाए थे उनके परिवारों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। बस ये एक बड़ी बात है समझने की। हम ख्याल रखें, विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी। सतर्क रहना होगा, तभी आज़ादी बची रहेगी, क्योंकि सदियों की मेहनत के बाद जाकर ये सब हमें हासिल हुआ। कितनी खुशनुमा शहर है आज, और वहाँ से उगेगा आज का सूरज। परिंदों की आवाज़ें, कलरव, इंचरा, सुरीली आवाज़ें, और प्रणाम करते हुए उन शहीदों को आज की सहर। रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ये सारा जीवन जाता है। एक उड़ान जो बहुत बरस पहले ली गई थी, उसको उसकी मंजिल तो मिल गई, और 15 अगस्त 1947 को सुबह जो सूरज उगा वो अनूठा था, अलग था। उसकी रोशनी में कुछ नयापन था। लेकिन वक्त ज़्यादा नहीं बीता और वो सूरज ऊंची ऊंची हवेलियों के पीछे जाकर छुप गया। न जाने ऐसा क्यों हुआ। उम्मीद तो ये थी कि सबको उनकी उड़ान मिलेगी, सबको उनकी मचान मिलेगी, और सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे, हर किसी के हिस्से में उसके हिस्से का आसमान होगा। लेकिन वक्त ज़्यादा बीता नहीं और सूरज एक ख़ास विशेष वर्ग के हिस्से में आ गया, और आम आदमी उस सूरज को ढूंढता रह गया। उगा तो था, गया कहाँ। साहिर साहब की बात वो सुबह कभी तो आई थी, लेकिन फैज़ साहब की बात में भी दम था, ये वो शहर तो नहीं। दरअसल एक लंबी यात्रा थी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, और उस राष्ट्रीय आंदोलन पे तो इतना कुछ लिखा गया, इतना कुछ कहा गया है, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा सा ज़्यादा ना सही, हल्के फुल्के उस दौर को याद किया जाए, कहाँ से शुरू हुआ सिलसिला और कहाँ पहुँचा, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा मैंने कहा कि आज का जो तबका है, नौजवान, उन्हें तो कोई ज़्यादा इस बारे में पता नहीं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा। तो एक कैप्सूल हिस्ट्री छोटी सी 5-10 मिनट की याद दिला देते हैं आज के दिन नौजवानों को। बहुत ही पुरएहसास इंसान और शायर हैं जावेद साहब। एक शेर में कहते हैं कि ऊंची इमारतों से मकाम मेरा गिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए।
जैसा मैंने कहा ना कि सूरज उगा ज़रूर, लेकिन एक विशेष वर्ग के हाथ में चला गया वो सूरज, और आम आदमी ढूंढता रह गया कि कब हमारी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और समृद्धि आएगी। तो पुराने दौर की, उस पल की, उन दिनों की, उस गुज़रे हुए कल की कुछ बातें किए लेते हैं। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो। ये गीत इसलिए मकबूल हुआ क्योंकि ये भावना हिंदुस्तानियों की थी। जब उन्होंने ठान लिया कि अब किसी से नहीं डरना और अब आज़ादी लेकर रहना है, तो अगर हम इसको ख़ास तौर से देखना चाहें तो 10 मई 1857 एक ऐसा दिन था जब सिलसिला शुरू हुआ। मेरठ में हुई ये जो पहली हलचल है, जो एक बड़े कोलाहल में बच गई और अंधेरे से बाहर निकाल लाई हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को, ये अंग्रेज़ों के लिए एक सबक था या एक वार्निंग थी, एक चुनौती थी। मर्सिलेसली बुरी तरह से हिंदुस्तान के इस पहली बड़ी कोशिश को उन्होंने दबा दिया। ताज्जुब इस बात का है कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में हैंडफुल विदेशी होते थे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की ज़हनियत को ग़ुलाम बनाकर यहाँ से उन्होंने एक अच्छी खासी फ़ौज तैयार कर ली थी। क्रांति का दब जाना, इसका मतलब ये नहीं था कि सब ख़त्म हो गया। हालात आगे चलते रहे और फिर एक 1885 में कांग्रेस का जन्म हो गया। कांग्रेस की शुरुआत कोई राष्ट्रीय आंदोलन को एक रहनुमाई देने की बात नहीं थी, वो एक क्लब था एक तरह से, और उसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो लोग थे वो उसमें शिरकत करते थे, और एक तरह से अंग्रेज़ों को अपनी कुशनिंग सी मिल गई और हिंदुस्तानियों को ये तसल्ली हुई कि कम से कम इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी आवाज़ को सुना जाएगा। वक्त और बीतता चला गया, हालात बदलते चले गए, कांग्रेस के अंदर भी परिवर्तन आते चले गए। 1905 में अंग्रेज़ों ने जब ये देख लिया कि ये बंगाल तो बड़ी दुखदाई साबित हो सकता, तो उन्होंने उसका पार्टीशन कर दिया, और ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पे पूरा देश इकट्ठा हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है और 1907 में सूरत में जाकर के स्प्लिट हो जाती है कांग्रेस में, क्योंकि जो नरम दिल लोग थे वो पेटिशन और प्रेयर और हल्का सा प्रोटेस्ट, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था वो कहता है कि नहीं, लाल बाल पॉल, विपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, ये कुछ ऐसे, बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता थे कि इन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, उग्रवाद होना पड़ेगा, उग्रवाद को सामने लाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर एक लंबा समय नाइत्तफाकियों में गुजरता रहा और ब्रिटिशर्स को अभी भी मौका मिल रहा था कि उनके जो जी में आए वो करते चले जाएं। 1915 में आ जाते हैं गांधी जी भारत में, और 1914 में शुरू हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध। गांधी जी के बारे में मैं एक ज़रूर कहना चाहता हूँ बात, भाई ऐसी मैस फॉलोइंग वो कैसे कर लेते थे। मतलब अगर आप ख़ास तौर पर देखें, आप अपने 4 दोस्तों को नहीं समझा सकते, आप अपने घर परिवार के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहें वो भी इतना आसान काम नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने मत होते हैं और मतभेद भी होते हैं, कई जगह मनभेद भी होते हैं। तो गांधी जी ने ये सब कैसे कर लिया, ये बड़े ताज्जुब की बात है। इसके बाद तो वो छाए रहे एक लंबे समय तक। 1920 में पहला आंदोलन करते हैं वो, और नॉन कॉपरेशन के नाम से असहयोग आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, असर भी हो रहा था। चौरी चौरा में एक घटना हो जाती है और वहाँ पर हिंसा को देख गांधी जी उस आंदोलन को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों के साथ में बातचीत होती है, अलग अलग तरीके से काम करते चले जाते हैं। जो आम भाषा में अगर हम कहें तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, 1930 में फिर एक आंदोलन होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 3 धाराएं इस आंदोलन की चल रही थी। एक तो कांग्रेस, जिसकी रहनुमाई कर रहे थे महात्मा गांधी, और उनके साथ में पंडित नेहरू और बहुत सारे नेता। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के जो विचार हैं वो गांधी जी को पसंद नहीं थे, और सुभाष चंद्र बोस आंदोलन से अलग हो गए। अलग जाकर उन्होंने अपनी एक फ़ौज भी बना ली आगे जाकर, यहाँ तक कि वो हिटलर से भी, उनका इरादा क्या था कि अंग्रेज़ों को जर्मनी के साथ मिल करके धोया जाए।
ये इरादा था उनका। एक इम्प्रॉबेबल सा ड्रीम था, लेकिन कोशिशें तो थी। फिर उन्होंने जो फ़ौज बनाई उसमें तो ढिल्लन, सहगल और शाहनवाज़ उस दौर की बस वही थे आवाज़। किताबों में ढूंढने पर भी इन लोगों के बारे में कुछ नहीं मिलता। इससे पहले जो गतिविधियाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु इस तरह के देशभक्त करते थे, उन्हें आतंकवादी करार दे दिया जाता था। और ताज्जुब की बात भी है ये। तो इतिहास में इन परिवर्तनों की ज़रूरत तो है कि जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की थी वो तो देशभक्त थे ना। अब 1942 का जो टर्निंग पॉइंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, और इस बार तय कर लिया गया था, चूँकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया 1939 में और बुरा हाल कर रखा था जर्मनी ने इंग्लैंड का। बस हालात आगे बढ़े और अब अंग्रेज़ों को समझ आ गया, और नतीजा ये निकला कि 1945 और 47 के बीच में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुई, और उसकी वजह से 15 अगस्त 1947 का ये मुबारक दिन हमें हासिल हुआ। तो ये तो कैप्सूल हिस्ट्री है एक तरीके से। मतलब नौजवानों को, हम छोटे छोटे बच्चों को ये बता दें कि ये जो घुप अंधेरा था इसको दूर करने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जानें दी। 1919 में जो जलियांवाला बाग है वो एक ऐसी ट्रेजेडी है कि उसको सोच करके भी रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मतलब इतना लंबा आंदोलन, इतनी सारी बातें, वो मैं आज सुबह सुबह क्या आपको बताऊं, सारी ज़िंदगी इस विद्यार्थियों को पढ़ाता ही रहा हूँ, समझाता ही रहा हूँ। लेकिन इतनी सी एक कैप्सूल हिस्ट्री के ज़रिए, क्योंकि आज 15 अगस्त को अगर आप ज़्यादातर नौजवानों से या बच्चों से पूछेंगे तो उन्हें ज़्यादा इसके बारे में मालूम नहीं, ये सिलसिला क्या था और ये कैसे शुरू हुआ था। तो फिरंगियों के दिन पूरे हुए और बेदिली से गए, पार्टीशन कर गए। बस ये एक ऐसा दुखदाई पन्ना है ज़िंदगी का। वैसे ये उनकी शुरू से पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। मैंने सुना है कि कोई बड़ा समझदार विद्यार्थी कोई बड़ा कंपटीशन दे रहा था और उसमें एक प्रश्न आया ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी पे, तो वो बंदा बैठा रहा, कुछ भी नहीं लिखा उसने। तो जो इन्विजिलेटर था वो देखता रहा, यार क्या ये बंदा, मतलब टाइम पूरा होने वाला है और टाइम पूरा होने में बस 1 मिनट रह गया। उसने कॉपी खोली और लिख के और बंद कर दी। उसे बड़ी ताज्जुब हुई इन्विजिलेटर को, ये क्या लिख गया इसमें। और जैसे ही उसने खोल के देखा, ब्रिटिश पॉलिसी के बारे में जो प्रश्न था उसने सिर्फ लिखा डिवाइड एंड रूल। ये थी ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी, और इसी की वजह से दुनिया के एक बड़े हिस्से पे उन्होंने राज किया। लेकिन जैसा आप जानते हैं, जो दूसरे की आज़ादी छीनेगा एक दिन उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो रोशनियाँ जो उनके पास में इतने दिनों से चली आ रही थी वो अंधेरों में तब्दील हो गई, और आज ब्रिटेन एक बस न जाने कितने राष्ट्रों में से महज एक राष्ट्र है। तो सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर, चर्चिल कहते थे, सन तो अच्छे अच्छों का डूब जाता है अगर उनके अंदर इंसानियत का जज्बा नहीं है। अच्छा लगेगा अगर किसी दिन ब्रिटेन इस बात को मान ले कि भाई गलती हुई हमसे, हम तो व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए धोखा दे गए हिंदुस्तानियों को, और वो उनकी बातों में भी आ गए। क्योंकि बहुत से विश्वासघाती लोग भी हिंदुस्तान के अंदर उस दौर में थे जो उनका साथ देते थे, जिन्हें बड़े बड़े तमगे दे करके अंग्रेज़ ख़रीद लेते थे। खैर वॉटेवर जो भी हुआ, आखिर हमें आज़ादी मिल गई, और वो आज का दिन हम भूले नहीं भूलते, और हमें हमेशा याद रहता है कि इस अंधेरे में से निकल करके जो रोशनियों का एक सैलाब हमारे जीवन में आया, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। हमें कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सतर्कता रहनी चाहिए, वरना आज़ादी किसी भी देश की कभी भी कहीं भी, क्योंकि ये साम्राज्यवादी नीतियाँ ऐसी होती हैं कि इसमें छिन सकती है। तो बच्चों, नौजवानों, वो था ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक सूरज जो उगेगा आज का बस थोड़ी देर में, तो उसमें यही ध्यान देना है कि 75वां बरस शुरू हो गया है हमारा। बहुत तरक्की की है, बहुत कामयाबी हासिल की है, और इस कोरोना के दौर में तो हिंदुस्तान हैज़ कम आउट विद ए फेस। मानने लगे लोग, दुनिया मानती है कि भाई ये डाउन अंडर इंडिया इज़ थंडर। क्रिकेट में हम एक हमेशा ही कहते थे, लेकिन सत्य यही है कि डाउन अंडर इंडिया इज़ थंडर। मुश्किल समय आता है, हिंदुस्तानी करके दिखाते हैं कि कितने कमाल के इंसान हुए हैं। तो बस इतनी सी बात, ज़्यादा बातें तो आजकल कौन सुनने में इंटरेस्ट है, लफ्ज़ाजियत के लिए कोई जगह है नहीं। लेकिन इससे ये अंदाज़ा हो गया कि एक लंबी यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी, और तब जा कर के हमें ये आज़ादी हासिल हुई। इस आज़ादी को हमें कहीं खोना नहीं है, चलते रहना है।
और इस देश को वहाँ पहुँचा देना है। जैसे पहले कहते थे ना कि सोने की चिड़िया, वो सोने की चिड़िया लूटने ही तो अलग अलग वक्त में लोग यहाँ आते थे। और अब हम इस बात को ध्यान रखते हुए अपने देश के शहीदों को नमन करते हैं और अपने आवाम को, माशरे को सलाम करते हैं, जिसकी वजह से ये देश ज़िंदा है। कौमें शहंशाहों से नहीं, आवाम से बनती हैं, गुलजार साहब कहा करते हैं। दुआएं दुआएं। लंबी ग़ुलामी के बाद आज़ादी मिल जाना देश के लिए एक खुशी की बात थी और देश गुनगुनाने लगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गहरा अंधेरा था और फिर मिली आज़ादी, उजाला हो गया। देशवासियों के मन में इतनी खुशी जागी और नए संकल्प के साथ आज के दिन उन्होंने नई यात्रा शुरू की और उन्हें मालूम हो गया कि आज़ादी की हवाओं का सुख कुछ और ही होता है। ये झूमते लहराते हुए पेड़ जाहिर करते हैं कि इट्स बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन। मिल्टन की बात बिल्कुल सही है। ये भारत देश है मेरा। आज़ादी क्या मिली, हिंदी फिल्म्स के नगमों में भी एक अजब किस्म की रौनक दिखने लगी और देश के लिए प्यार दिखने लगा। ये भारत देश है मेरा। अभी हम धीरे धीरे चलना सीख ही रहे थे कि 1962 में हमारे पड़ोसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया। ये हमारे लिए एक नया सबक था और फिर एक बार एक अंधेरा सा चारों तरफ दिखाई दिया। 1963 में कवि प्रदीप ने गीत लिखा, सी रामचंद्र साहब ने धुन बनाई और लता जी ने गाया, हे मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मैं भी बहुत छोटा सा था, 12-13 बरस का। इस गीत को गाता था, चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो। मुझे ये इसलिए भी याद आ रहा है कि आज ये जो समय है इस वक्त, थोड़ी देर बाद, मतलब अभी तो 4 ही बजे हैं, 5 बजे के करीब हमें स्कूल में बुला लिया जाता था। एक प्रभात फेरी शुरू होती थी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और हम स्कूल पहुंच जाते थे, गलियों में घूमते हुए, आज़ादी के नारे लगाते हुए, देशभक्ति को याद करते हुए। बस वो दिन इतने मधुर थे कि आज सवेरे सवेरे वो सब कुछ याद आ रहा है। बचपन से 55 तक के सफ़र में कितनी बातें याद आती हैं। तो वो फिल्म इंडस्ट्री ने अपना पूरा योगदान दिया। चलो झूमते सर पे बांधे कफन, लहू मांगती है ज़मीने वतन। ऐसे अल्फाज जब हम सुनते थे, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। मेरठ से एक गाड़ी तैयार करके जब युद्ध 1965 का हुआ हमारे एक और पड़ोसी देश के साथ, तो हमारे शहर में हमारे स्टेशन पर रुकती थी और आगे शायद उन्हें अम्बाला या फिरोज़पुर जाना होता था। तो हम उन सिपाहियों को, उन फ़ौजियों को वहाँ पहुंचकर चाय पिलाते थे, गाने गाते थे। वो भी ट्रेन से उतर जाते थे और जय हो भारत की जय हो, भारत माता की जय, ये सब नारे हमें आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। हमें एडवांटेज ये थी कि हमने भले ही आज़ादी के आंदोलन में तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन आज़ादी के हैंगओवर में हम लोग पैदा हुए थे और इसलिए हमें आज़ादी की बहुत कदर रही। तो हमारी जो पकौड़े समोसा कल्चर थी,
उसने आज़ादी का पल्लू छोड़ा नहीं और आज भी हमारे मन में वो कद्र है। लेकिन जैसे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स के ज़माने आते चले गए, आज़ादी के लिए जो जज्बात हैं वो धूमिल होते चले गए। आज नौजवानों को फिर से लौटना होगा वहीं जहां ये देश कभी था। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। शकील बदायूनी साहब के अल्फाज। इस आज़ादी के आंदोलन की सबसे ख़ास बात यही थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहे भाई भाई। आज भी ज़रूरत है शैलेंद्र जी के अल्फाज को याद करना होगा। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए रोटी के लिए, रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये ख़्याल भी कितना खूबसूरत है। हिमालय हमारा प्रहरी है और गंगा हमारी पवित्रता की पहचान है। ऐसा देश भी दुनिया में कहाँ दूसरा, ऐसा देश है मेरा। तो आज सुबह सुबह नौजवानों के लिए, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए इतिहास के पन्नों को मैंने फिर से खोला और बड़े ही सादा अंदाज में। मैंने कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं रखी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, वेबल प्लान क्या था, क्रिप्स क्या था, ये सब मैंने नहीं रखा। और मैंने सीधे बात ये की कि कैसे शुरू हुआ सिलसिला और कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हमें आज़ादी मिली। क्योंकि सचमुच आज के दौर में वक्त कहाँ है लोगों के पास गहरी और लंबी लंबी बातें सुनने का। तो भारत महान, और इस बीमारी ने, कोरोना ने तो जता दिया कि हम जब आते हैं अपनी पे तो कमाल ही कर दिखाते हैं। जैसा मैंने भी कहा ना कि डाउन अंडर इंडिया इज़ थंडर। एक देश विशाल, एक महान देश, और इसकी आज़ादी को बचाए रखना ये जिम्मेदारी अब हम सब की। आज की शहर बड़ी खूबसूरत है, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, और 75वां 75th बस इसी तरह चलते चले जाएंगे और आज़ादी को एक नया मायना देते हुए, विकास करते हुए, कदम से कदम मिलाकर हम एक ऐसी दुनिया की तामीर करेंगे जहाँ सबके लिए जगह हो, सबके लिए प्यार हो। और वही बात कि मिलजुल के रहें और प्यार करें। एक चीज़ यही जो रहती है। उन सभी शहीदों को सलाम, उन परिवारों को सलाम जिन्होंने उन बच्चों को, नौजवानों को खोया था। और ऐसा देश है मेरा, भारत माता को नमन। आज की शहर कितना गर्व होता है, गौरव हासिल होता है जब हम उन मनाजिर को याद करते हैं। युद्ध में जाते हुए रणबांकुरे तैयार थे, माँ उनके माथे पर टीका करती थी और हंसते मुस्कुराते वो चल देते थे और कहते थे, जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आज़ाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ये रोशनी उन्हीं की देन है, उन्हीं की कुर्बानियों से हम यहाँ तक पहुँचे। हम जाते दौर के मुसाफिर हैं, आने वाली नस्लों से यही उम्मीद करते हैं कि देश को गौरवान्वित करने में जो योगदान दे सके, चाहे वो ओलंपिक्स में है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो लिटरेचर में है,
वो करते चले जाएं। मुझे आज भी याद है कि हम बचपन में जब 6th-7th क्लास में थे तो एक पुस्तक होती थी हमारे पूर्वज। उसमें श्रवण कुमार भी, ध्रुव भी, प्रहलाद भी और धौम्य भी, आरुणि भी, इन सब की कहानियाँ होती थी। उनका कुछ हिस्सा आज तक हम में रह गया। बचपन की वो यादें हम भूलते नहीं। इसीलिए हुक्मरानों से मेरी एक गुजारिश है कि राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बचपन से ही बच्चों को बताना शुरू करें, नौजवानों को पढ़ाना शुरू करें और उन्हें मालूम होना चाहिए ये रास्ता कितना दुश्वार था, मुश्किल था और आज़ादी हमें कैसे हासिल हुई। कॉरपोरेट कल्चर में कहीं ये रास्ता अगर बना देते हैं हुक्मरान तो नौजवानों को भी अच्छा लगेगा ये जानकर कि ये क्या था और ये क्या हुआ। सारा दोष नौजवानों पे नहीं मढ़ा जा सकता। कुछ हमें भी तो उन्हें बताना होगा ना, कुछ हमें भी तो उन्हें सिखाना होगा ना। जब हम उन्हें परोसेंगे ही कुछ नहीं तो फिर उनसे उम्मीद क्या करें। इसलिए यंगिस्तान जिंदाबाद, फ्यूचर ऑफ इंडिया तो कमाल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और आज की शहर जगमगाती, खिलखिलाती, मुस्कुराती 15 अगस्त 2021 पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक 75वां इंडिपेंडेंस डे। दुआएं।